इनके पास जाता है ना लोगों का जमा पूंजी, उसका सोना खरीद के इंग्लैंड भेजते रहते हैं। ये आपके पास रखते ही नहीं है। यहाँ से क्या करना है इनको? काम करने वाला आप ही का भाई भतीजा तो है, नौकर करने वाला कौन है? कब अगले दिन बैंक ना खुले क्या फर्क पड़ता है इनको? बैंक में कुछ होता ही नहीं, कैश रात को ही निपटा लेते हैं ये लोग। ठीक है, उसका धातु ले लेते हैं, सोना चांदी जितना आता है रात को निपटा लेते हैं। अगले दिन बैंक नहीं भी खुलेगा, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई? किराए का है, बिल्डिंग के ऊपर मारते रहो छापे। अक्सर नहीं होता कैश तो बैंक के पास। अगर कोई व्यापारी या कोई अच्छी पूंजी लेने के लिए चला जाए तो मिलता नहीं है, कैश है ही नहीं है। तो ऐसे में जो ई-रुपया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारी बैंक्स ने तो एप्लीकेशन बना दी है कि ये हमारा ई-रुपया है। तो ई-रुपया उसके बैकअप में तो फिर गोल्ड नहीं है, इसका मतलब प्योर फ्रॉड हो ही नहीं सकता। नकली करेंसी। केवल भारत के रुपए के बैक में रुपया है। भारत के रुपए के अलावा रिजर्व बैंक का जितना नोट है उसके पीछे रुपया नहीं है, मतलब गोल्ड नहीं है। और ई रुपए के पीछे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो नाम ही बदल दिया। जब तक भारत की करेंसी रुपया है तब तक फिर भी आप गोल्ड मांगने के हकदार हो। ई रुपया होने के बाद तो कुछ भी मांगने के हकदार नहीं। अब ये जो हमारे रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब डिमोनेटाइजेशन हुआ मर गए, लाइनों में लगे हैं, बुजुर्गों की मौत हुई है। तो आप बता रहे हो कि भाई ये व्यर्थ है सारा कुछ, और 1 रुपए का जो नोट है वही सरकार का नोट है, 100 का नोट है वो सिर्फ वचन है। तो अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें 1 रुपए का नोट हाथ में लें और एक तरफ वो 100 रुपए का नोट हाथ में लें, तो उनको कैसे डिफरेंस पता चलेगा दोनों नोटों में कि ये असली है और ये वचन है खाली? उठा के देखो, 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार और 1 रुपया, जबकि 100 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए 10 रुपए के नोट पर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक और उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के ऊपर कोई वचन नहीं है क्योंकि वो रुपया है। और 100 रुपए के ऊपर लिखा है वचन क्योंकि वो वचन खंड है, क्योंकि वो प्रॉमिस है। 1 रुपए का जो नोट है वही असली रुपया, वही रुपया है। सिक्का भी है? हाँ, 1 रुपए का सिक्का भी। 5 रुपए का सिक्का ना, 1 रुपया, ओनली 1 रुपया। तो अगर देश की जनता ने जिस दिन रुपए मांग लिए अपने, तो ये रुपया नहीं है कागज वाला, ये भी रुपए का नोट है, वचन है वो भी रुपए का नोट है, वो भारत सरकार देनदारी है। और जो रिजर्व बैंक वाला है उसमें रिजर्व बैंक देनदारी है। तो भारत सरकार के पास जो गोल्ड रखा है असल में रुपए में विद्यमान सोने की मात्रा ही असल रुपया है। ओके। और जो रुपए में विद्यमान मात्रा है, जो हमारे पास आखिरी जो दस्तावेज है जिसमें रुपए का स्टैंडर्ड दिया गया है, वो है 15 रुपए की एक मोहर, यानी 15 रुपए का 1 तोला सोना, 11.664 ग्राम सोना। जब इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो 0.777 ग्राम आता है, यानी 777 मिलीग्राम सोना। यानी कि 1 रुपए की जो वैल्यू है असल में 777 मिलीग्राम सोना है। और रिजर्व बैंक वाले जो नोट हैं हमारे पास जेब में, उनमें अगर इतना ही सोना लेने जाते हो तो आज के टाइम लगभग 7,000 के करीब आता है। यानी हमारे 1 रुपए की वैल्यू और जेब में पड़े हुए 7,000 रुपए के नोट के बराबर की कीमत है। तो जैसे आजादी से लेके अब तक हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू इंटरनेशनल बाजार में गिरती गई, इसका रीजन क्या है? कि नोटों का ज्यादा छपना, उनके बैक में गोल्ड ना होना, जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए गए हैं, जनता को दे दिए गए हैं। तो आपने जो ये लाइन बोली ना, इंटरनेशनल बाजार में भारत के रुपए की वैल्यू का गिरना, ये लाइन ही फ्रॉड है। ओके। आपको ये पढ़ाया गया, अनर्थशास्त्रियों ने आपको पढ़ाया गलत अर्थशास्त्र। वहां आपको यह बताया कि रुपए की कोई वैल्यू हो सकती है। अरे भाई, रुपया खुद किसी वस्तु के मूल्य का मापक है, वो किसी वस्तु के मूल्य का मापन करता है, उसकी क्या वैल्यू होगी? रुपए को कमोडिटी बनाना तो देश की जनता के साथ स्कैम है बहुत बड़ा। वहां पर रुपया किसी की वस्तु के मूल्य का मापन करता है, उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ये वैसे ही है जैसे आप कह रहे हो कि रुपए की वैल्यू गिर गई, अर्थात आप ये कहना चाहते हो कि किलो का वजन घट गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। किलो का वजन कैसे घटेगा? किलो तो तभी बनेगा जब वो 1000 ग्राम है, वो कभी नहीं घट सकता। वो तो 999.99 ग्राम भी होगा तो भी किलो नहीं माना जाएगा। किलो ही तब बनेगा, ना ही वो 1000.001 ग्राम हो जाए तब किलो बनेगा। किलो मतलब 1000 ग्राम।
उस वजन को ही किलो कहते हैं। तो किलो का वजन कभी नहीं घट सकता, क्योंकि वो किलो का मतलब ही 1000 ग्राम है। इसी प्रकार से रुपए की वैल्यू नहीं घट सकती, रुपया खुद वैल्यू मापने वाली चीज है। यस, ये राइट है सर। हाँ, तो सर फिर जो हमारी इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में, आप बोल रहे हो कि रुपए की वजह फर्जी नोट छापने की वजह से इन्फ्लेशन होती है, सिंपल है। हमारे देश में कितने नोट नकली हैं अभी? 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छपी हुई है, जिसकी बराबर में 800 टन सोना हमारे देश के पास है, ठीक है। जिसमें से लगभग 600 टन सोना विदेश में रखा हुआ है, इंग्लैंड में रखा है बैंक ऑफ सेटलमेंट में, और बाकी कुछ सिक्योरिटीज मनी के रूप में रखा हुआ है। ये 800 टन सोना की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़, अर्थात 29.2 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं। 29.2 लाख करोड़, यस, यानी 5 लाख करोड़ ये जो है वो असली हो सकते हैं, जिनके पीछे गोल्ड है, और 29 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं। इसलिए बाजार से 2000 का नोट गायब हुआ, इसीलिए 500 का नोट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ताकि लोग उसके बदले में अपना सोना मांगने ना लग जाएं। अभी जो ये सब चल रहा है, कोई अगर हमारे देश का कोई आम नागरिक आरटीआई से जानकारी लेना चाहे, रिजर्व बैंक से, क्या जानकारी ले? बैंक में जाओ, 100 रुपए का नोट बैंक वाले को दे दो, मैनेजर को, और उसकी रिसीविंग ले लो। उसमें ये इतना लिख दो कि जो उस पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वजह, मुझे 100 रुपए चाहिए, बस इतना मांग लो, मतलब उतना में हवा निकल जाएगी। उतने का गोल्ड दे दो यार, आप 100 रुपए मांगो ना, खाली देखते हैं वो कौन से रुपए देते हैं। वो तो वही नोट देंगे, उनको खुद नहीं पता है यार। फिर वही बोला है, 100 रुपए का नोट तो हम दे ही रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमने ये 100 रुपए दिए हैं, ये वचन लिखा आरबीआई एक्ट के तहत मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस वचन के हिसाब से जो 100 रुपए वो दे दो मुझे। तो फिर जो ये लोन्स दे रहे हैं आजकल, ऑनलाइन लोन है, मेरा सिबिल चेक किया, आपका सिबिल चेक किया, सिबिल अच्छा भाई, ये बंदा ठीक ठाक कमा रहा है, इसके अकाउंट में डालो 5 लाख 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, और लेते रहो। एक्चुअली उन्होंने डीजीटी डाले, अब आगे भी नियम है कि आप कैश नहीं निकलवा सकते, आप इनको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्या सर ये पूरा फेक करेंसी पे ये लोन? लेकिन किस्तें तो जब आप पुख्ता करो उसकी दोगे तो काम करके दोगे बाजार में, वो एक्चुअल टाइम देना पड़ेगा, है ना। हाँ। आप बोलो हमको थोड़ा आईडी कार्ड, आईडी वगैरह दे दो इसकी यार, ताकि हम ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सके। पेमेंट असली करनी पड़ेगी, पेमेंट असली करनी, असली मेहनत करके, असली ऊर्जा लगा के पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो कुछ है ही नहीं है। हद है यार, यही तो स्कैम चल रहा है यार, यही इन्फ्लेशन का रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। तो जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये जो गाड़ियां आई है मार्केट में, हल्ला मचा हुआ, बहुत गाड़ियां आ गई हैं, मतलब आज हाल ही है कि 20 लाख रुपए प्लस की गाड़ी आम हो गई है, हर बंदा मतलब कि अफोर्ड कर रहा है आजकल। कैसे कर रहा है? लोन पे कर रहा है, और झट से लोन मिल रहे हैं। क्या ये भी स्कैम है सर? की बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम। मैंने आपको बताया, आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किस्तें देने में ही गुजार दोगे, इसलिए ये समझना बड़ा जरूरी है। देश की जनता अगर अपने आने वाले बच्चों को गुलाम होने से बचाना चाहती है, तो उसके लिए पहली एक लाइन हमेशा याद रखिए, सामान घर में वही खरीद कर लाइए जिसकी पेमेंट आप कैश कर सकते हो। लोन लेकर जो भी ले रहे हो, वो आपके बच्चों को गुलाम करने के में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और बैंकिंग जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स से जुड़ा है, क्योंकि हमारे जो कानून बनते हैं वहीं पे बनते हैं, उसी को पूरा सिस्टम, पूरा कंट्री जो है फॉलो करता है। क्या सर हम कहने के लिए लोकतंत्र है, क्या हम एक्चुअल में हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं? शुरू में ही बताया था मैंने आपको, आप कहाँ चुनते हो? आपका कैंडिडेट आपने थोड़ी बताया था कि मेरा एमएलए कैंडिडेट कौन होगा। भाई ये तो हम जनता सरकार मोर्चा वाले करने वाले हैं आने वाले टाइम में। हमने प्लान किया है, अभी जब हम हर गांव में जाएंगे ना, उस गांव को हम ये बोलेंगे अपने 5 एमएलए कैंडिडेट दे दो हमको, जो चोर नहीं है, जो किसी के ऊपर परिवार में कोई बट्टा नहीं है। 5 कैंडिडेट दे दो। उन 5 कैंडिडेट्स में एक महिला, एक एससी, एक बीसी और 2 जर्नल। जिस गांव में एससी बीसी ज्यादा है, जो भी कास्ट ज्यादा है और जो बिरादरी ज्यादा है, वो 2 दे दो, बाकी 1। तो हर गांव से 5 एमएलए कैंडिडेट। अब वो गांव के कैंडिडेट हैं, ठीक है, फिर अगले गांव से भी 5। तो एक विधानसभा में लगभग 60 गांव होते हैं, तो एक विधानसभा से हमारे पास लगभग 300 एमएलए के कैंडिडेट हो गए। इन एमएलए कैंडिडेट को हम पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाएंगे, पूरा गेम प्लान समझाएंगे, और फिर उसका एग्जाम लेंगे। तो जो फर्स्ट आएगा उसको एमएलए की टिकट मिलेगी, और फिर उसको बिना पैसे खर्च कराए बाकी देश की जनता जो है उसको चुनाव लड़वाएगी, ताकि तू हमारी लड़ाई लड़े, कि तुझे पता हो कि स्कैम क्या चल रहा है और गांव को कैसे बचाना है। एक बार आज़ादी के समय में शायद जो जेपी नारायण जी थे 1950 से 70 तक, उस दशक में, तो उस टाइम पे लोकतंत्र का
विरोध भी हुआ है, कुछ ना कुछ हद तक गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट किया था उस टाइम पे, और उसमें उन्होंने ये बोला था कि जो लोकतंत्र है वो जनता से जनता के हक छीन लेता है, कि आप जो कैंडिडेट उनके सामने खड़ा करोगे पार्टी, वो मजबूर है उसको चुनने के लिए। बिल्कुल। तो क्या ये सही है कि जो लोकतंत्र है वो प्रजा के हक छीन लेता है? ऑब्वियसली कैसे छीनता है? छीनता है, ये है कि मैं कहता हूँ नहीं छीनता, इसकी बताओ आप। आज गांव का आदमी कोई परेशान है, उसकी कौन सुन रहा है? उसकी सुनने के लिए कोई बैठा ही नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं जहां एक आम इंसान यदि समस्या में है तो उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार तय किया जाए, और जिम्मेदार व्यक्ति यदि उसकी समस्या का हल नहीं कर पाए तो अपनी कुर्सी छोड़े, बात खत्म। जस्टिफाई करे उसको, बताए ना कि तुम्हारी समस्या क्यों है। सारी कमाई दे करके देश को दे दी मैंने, सारा सब कुछ दे दिया, अपना पूरा परिवार मेरा देश के लिए काम कर रहा है। मैंने क्या, मैं कुछ बना रहा हूं, अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं खाता थोड़ी हूं उसको यार। घड़े बनाने वाला कोई कुम्हार है या लोहे का काम करने वाला कोई आदमी लोहार है, वो खा थोड़ी रहा है उस लोहे को, काम कर रहा है ना सुबह से लेकर रात तक, वो ऊर्जा दे रहा है ना अपनी। जो सूरज से प्राप्त ऊर्जा है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा है, वो सारे समाज को दे रहा है ना। तो समाज ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकता कि उसकी हर समस्या का समाधान हो? वो परेशानी में क्यों है? वो अपराध से क्यों डर रहा है? वो नशे में क्यों लिप्त है उसकी औलाद? उसके बच्चों को जगह क्यों नहीं मिल रही है रोजगार के नाम पर? उसको सड़क पर चलते हुए डर क्यों है भाई? अब जेएसएम का ये मानना है कि जनता ही सरकार है, तो क्या जेएसएम ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि हमारे देश में जनता की सरकार नहीं है और यहाँ पे पार्टी सिस्टम चल रहा है? ऑब्वियसली। इसको थोड़ा सा एक बार एलाबोरेट करेंगे सर? देखो भाई, हम ये कह रहे हैं जनता ही सरकार है, लेकिन जनता की तो चल ही नहीं रही है, सरकार की चल नहीं रही। आप एक बात सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ, हरियाणा सरकार कौन है बताओ? हरियाणा सरकार अगर सीधा, भारत सरकार कौन है? हाँ चलो हरियाणा सरकार बता दो पहले। हरियाणा सर, डिसीजन मेकिंग तो हम हरियाणा सरकार की भी नहीं बोल सकते। हरियाणा सरकार कौन है? सवाल को पिन पॉइंट करके बताओ, वो कौन सी कुर्सी या वो कौन सा व्यक्ति? मुख्यमंत्री है वो, उसका नाम मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार नहीं है। हरियाणा सरकार क्या है सर? पूछ रहा हूँ। भारत सरकार बताओ कौन है? भारत सरकार तो इस समय पे तो मोदी जी को माना जाता है, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री। सरकार नहीं है वो। सरकार तो किसी के नाम पे भी नहीं जुड़ता सर। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री है एक, उसका मंत्रिमंडल है एक, उसको हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर ही बोली जाती है। कैबिनेट ने यह तय किया। आपके किसी भी ऑर्डर पर किसी भारत सरकार के साइन मिलते हैं? नहीं। हरियाणा सरकार के मिलते हैं? नहीं। चीफ सेक्रेटरी के मिलते हैं खाली। हाँ। एसीएस के मिलते हैं। उससे ऊपर नहीं जाती है कि नहीं? उससे ऊपर तो नहीं जाती बात ना। मंत्री को साइन करने की आदेश नहीं है, क्योंकि मंत्री देश की जनता का प्रतिनिधि है। वो देश का मालिक नहीं है। मुख्यमंत्री भी प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि है। मुश्किल से साइन करते हैं। नहीं करते, उसके साइन होंगे ही नहीं। खट्टर ने तो बोला था एक बार कि मैंने तो आज तक कभी साइन किए ही नहीं। कर ही नहीं सकता, उसके कहीं साइन हो ही नहीं सकते, उसकी औकात ही कुछ नहीं है, वो प्रतिनिधि है। ओके। उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई बिसात ही नहीं है। वो तो सारी ताकत यूज कर रहा है, हमारी यूज कर रहा है। इधर से हमने अंगूठा लगाया तो उसको ताकत मिली है, हमने उंगली दबाई है तो उसको ताकत मिली है। हर आदमी जो उंगली दबा रहा है ताकत बढ़ती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है उसके पास, उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है वो। भारत सरकार के अंदर सेवा कर रहा है भारत सरकार सेवार्थ व्यक्ति। राष्ट्रपति से लेकर चपड़ासी तक तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह लेने वाला आदमी नौकर होता है। नौकर उसका होता है जो तनख्वाह देता है। तनख्वाह मिलती है टैक्स के पैसे से, और टैक्स देती है देश की जनता। तो सरकार है जनता, मालिक है ये। वो OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। भारत सरकार सेवार्थ, भारत सरकार की सेवा में कार्यरत लोग हैं ये। तो भारत सरकार नहीं है, सरकार हम है। सरकार हम है, हाँ। तो वही जेएसएम का जो है वो नारा है कि जनता ही सरकार। वो है ही हम सरकार भाई, एक्चुअली हम सरकार हैं, ऑफिशियली हम सरकार हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि ये बात क्लियरली हमें समझ में आई कि आप ही सरकार हो। अब समझ आ गया? दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि आप ही सरकार हो। आप एक खाली कागज के ऊपर चिट्ठी लिखो कि मैं भारत सरकार, मैं तुमको ये कह रहा हूं तुम ये करो, और फिर देखो क्या जवाब आता है मंत्रालय से। अभी हम जानबूझ के ये बात मैं पहले कभी बोली नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए आ गए जेएसएम के, उस दिन चिट्ठी लिखकर बताएंगे मुख्यमंत्री को तेरी औकात क्या है। अभी तो हमने चिट्ठी लिखनी शुरू नहीं की है, जिस दिन लिखनी शुरू करेंगे देश की जनता को बताएंगे ये देखो इनकी असलियत, ये कौन है। ये जो अभी ईवीएम का जिक्र चलता है, अभी रिसेंटली ट्रंप ने भी बोला
कि मैं तो बैलेट पेपर को जो है सही मानता हूँ, और ईवीएम को बहुत सारे लोग देश में स्कैम भी मानते हैं कि जिस देश ने ईवीएम बनाया है भाई वही यूज नहीं करता है इसको, उसी से अंदाजा लगा लो। उससे ज्यादा कौन जानता होगा ईवीएम के बारे में। तो इसको अगर देश की जनता चाहती है कि हमारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी देश की जनता? अगला चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। अगर जनता सरकार मोर्चा जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो अगला चुनाव भारत में ईवीएम से नहीं होगा, लिख के ले लो। ओके, हम बताएंगे आपको। देश की जनता की लड़ाई जो है वो जनता अपने आप लड़ने, हमें लड़ना सिखाना जनता को है भाई, हम नहीं लड़ने वाले। हम तो आपको सिखा देंगे इसका सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन करने में क्या दिक्कत है? अगर आपकी एक चिट्ठी से सोल्यूशन होता है तो। हाँ, अगर आपके एक बार बोलने से सोल्यूशन होता है तो आप एक चिट्ठी लिख दो, डीजीपी को चिट्ठी लिख दो कि तुम जो ये धारा 144 लगाते हो, ये धारा 144 लगाने का अधिकार तुमको किसने दिया, और जिसने वो अधिकार दिया उसको वो अधिकार किसने दिया, और अगर उससे भी ऊपर किसी ने अधिकार दिया तो उसको किसने दिया। हमको आखिरी आदमी का नाम बताओ कि तुमको ये हमको लठ मारने का अधिकार कहां से मिलता है। एक बार जवाब मांग के तो देखो। जवाब नहीं मिलेगा सर, है ही नहीं है जवाब भाई साहब, क्योंकि वो अधिकार मेरा ही अधिकार है। मैं तुमको आदेश दे रहा हूं कि आज के बाद तुम किसी को लठ नहीं मारोगे। सारा सिस्टम घूम के जनता के पास। हाँ, ताकत यही है, मालूम नहीं है जनता को, तो जो कोविड वो एहसास कराना हमारा काम है। जो कोविड में लोगों ने लठ खाए, अगर जवाब मांगे उनसे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनकी जो पावर है सारी की सारी मेरी दी हुई है, आपकी दी हुई है। ये जो आप बता रहे हो, इससे ऐसा फील हो रहा है कि लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र का जिक्र आ रहा है। ये राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है सर? ये और हमारे लिए कौन सा सही है? देखो भाई, आदमी सही हो ना, जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिस जिम्मेदारी जो जिसको काम दिया गया है वो अगर सही है तो सारे तंत्र सही हैं। वो अगर गलत है तो सारे तंत्र गलत हैं। शिक्षा व्यवस्था में अगर ऐसे नागरिकों का निर्माण कर दिया गया है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, जो अपनी जमीर जिनका जिंदा है और जो समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, तो फिर कोई तंत्र खराब नहीं है। जिम्मेदारी ऐसे नहीं बनाए, अधिकार लोग ही नहीं इस तरह के बनाए हैं। तो अब जो हमारी मीडिया है सर, मीडिया कैसे शिकार हो गई इस तंत्र का? मीडिया घरानों का मालिक कौन है? अडानी, अंबानी, अडानी, बस। शिकार थोड़ी हुई है, शिकार कर रही है वो तो। मीडिया तो पूरे तंत्र का शिकार कर रही है। ये चौथे स्तंभ वाली बात कहने की सब बकवास है, सब बकवास, प्योर बकवास है। कोई स्तंभ नहीं है, न्यायपालिका कोई स्तंभ नहीं है, कोई विधायिका कोई स्तंभ नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेसी स्तंभ नहीं है, और ये भी स्तंभ नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, सिर्फ आपको पेपर याद कराए जाते हैं, सिर्फ आपको और कुछ नहीं है। आपको एहसास दिलाया जाता है कि पढ़ा के रट्टा मरा के आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो। वही 4 स्तंभ है बस, वहीं से चलेगा सब कुछ। वो नहीं है कुछ भी, वो सब उस रॉकफेलर फाउंडेशन के गुलाम है। अब ये जितनी हमारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक दूसरे को गलत साबित करती हैं। कहती नहीं है, ये साबित भी करती हैं कि वो गलत है। वो कहते हैं कि ये गलत है, तो अगर इनकी मान ले तो भी ये गलत है, इनकी बात ही मान लेते हैं हम तो भी सारी पार्टी गलत है। और अगर हम इनकी नहीं माने तो भी ये गलत साबित होते हैं। तो ऐसे में जब हम वोट देने जाते हैं, सही कैंडिडेट कैसे चुने? हमें क्या पता कि कौन सा कैंडिडेट सही है? कैंडिडेट का जो भाषण है वो आपको आजाद कर रहा है या गुलाम बना रहा है? वो आपको पावर देने की बात कर रहा है या वो कह रहा है कि मुझे बनाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, या वो पावर लेने की बात कर रहा है? ऑलमोस्ट लेने की बात होती है। हाँ, वो आपकी सारी पावर चूस रहा है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो ऐसा, जब तक वो ये कह रहा है मैं ऐसा कर दूंगा, उसकी औकात ही नहीं है कुछ भी करने की। साइन तो कहीं भी नहीं होते। जाकर एमएलए से पूछो, बोला हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ, यही बोलते हैं। सबके हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है भाई साहब। क्योंकि जनता जिसके हाथ में, उसे ही नहीं पता है क्या है उसके हाथ में। तो जात देखकर, शक्ल देखकर, नाम देखकर, पार्टी देखकर ना चुने, बल्कि मुद्दे देखकर चुने। और मुद्दे क्या क्या हैं ये आपको हम लोग अगले साल तक पूरे देश से निकाल करके मुद्दे देंगे हम आपको। और हम देखते हैं जैसे पार्लियामेंट है या फिर हमारा जो संसद है, अब इसमें जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, पार्टियों के चुने हुए, हाँ पार्टियों के चुने हुए, तो जो पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, काफ़ी हाई इनके जब भत्ते होते हैं। आज मोबाइल का रिचार्ज बहुत सस्ते में हो जाता है, तो फिर इनको इतना ज़्यादा पैसा मिलता है हर एक भत्ते का, कपड़े धोने के लिए,
मोबाइल के लिए, रहने के लिए, और इतनी ज़्यादा सुविधाएं, गाड़ी का जो खर्च है, तो ये राजनीति जो सेवा के रूप में तो नहीं हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं, देता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें, जो आपने बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ना, जब उन्होंने आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सरकार बनाने का कॉन्सेप्ट जब देश की जनता को दिया, तो महिलाओं ने अपने गहने तक उतार के उनके उस पूरी धन में के रूप में रख दिए, सोना और चांदी। कोई कमी नहीं बचेगी। उन्होंने सोना मांगा था कि हम अपनी करेंसी छापेंगे, अपना सिक्का छापेंगे, तो हमको सोना चाहिए। तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया। जो समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसे कितना ही मिल जाए उतना कम होता है। ये नेता लोग अगर समाज के लिए काम करते हो और जनता के लिए काम करते हो, तो ये जो भत्ता है ना, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है। मैं जैसे मान लो मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं अगर प्रोफेशन काम कर रहा होता, 2 महीने में एक बैच पढ़ाओ, 5 करोड़ रुपए आ गया। साल में दो महीने का एक है, तो तीसरे महीने घूम कर आओ इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं विदेश में, फिर चौथे महीने से फिर बैच स्टार्ट कर दो, फिर 5 करोड़ आ गया, साल में 20 करोड़ रुपया हो गया। बिल्कुल, एक बैच से 20 करोड़ है। अगर मल्टीपल ब्रांच खोल दो तो उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 करोड़ रुपया साल का कुछ भी नहीं है मेरे लिए कमाना। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इस 20 करोड़ को छोड़कर कोई इस इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी अगर आपकी सेवा के लिए आता है, तो उसके लिए 2 लाख 3 लाख रुपए पेंशन को ज्यादा है। अगर वो दिन रात आपकी सेवा करता है, अगर वो जस्टिफाई करता है, तो वो अगर आपके लिए काम कर रहा है तो कोई ज्यादा नहीं है। बात है आप अगर वो तो चोरी की तरह कर रहा है, हरामखोर है, तो जो कर रहे हैं, इनको तो 2 रुपए भी मिलने तो ज्यादा है। इस तरह के लोगों को तो, जो लोग इस तरह के जो वहां बैठे हुए हैं, मतलब मुद्दा जो है वो ऐसा नहीं है कि उनके भत्ते ज्यादा हैं। मुद्दा आप कैसे आदमी को क्या दे रहे हो, वो किस नियत से आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज पैसा कम ज्यादा नहीं होता है। सर, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हमारे लोगों को क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वो साथ देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़ी कोई पार्टी है, वैसे तो छोटी पार्टियां भी ऑलमोस्ट उनकी कैप्चरिंग में है आज, तो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनके नेता उससे बाहर जाके कुछ नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं हर इंसान बंधा हुआ है। तो ऐसे में क्या क्षेत्रीय पार्टियों का साथ, छोटी पार्टियों का साथ देना चाहिए जनता? देखो अमित भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी रॉकफेलर फाउंडेशन की जो एलीट क्लास है इसका बनाया हुआ है। तो चाहे पार्टी केंद्रीय हो या रीजनल हो, सेंट्रल हो या नेशनल लेवल की हो या फिर रीजनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु क्योंकि नेशनल पार्टी से अलग होकर के क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं आमतौर पर, या उनसे दुखी होकर बनती हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों के पास क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, देश के जितने ज्यादा हिस्से होंगे उतना ही देश की तरक्की के चांस ज्यादा होंगे। यानी जहां जब गांव के लोग, देश के लोग अपने गांव को ही देश मानना शुरू कर देंगे और वो गांव के स्ट्रक्चर को ही अपना स्ट्रक्चर मान लेंगे और अपनी सरकार वहीं बना लेंगे, और दूसरे गांव वाले अपना स्ट्रक्चर और अपनी सरकार बना लेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था बना लेंगे, तो ये पूंजीपतियों के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके मुद्दे क्षेत्रीय हैं। जितने छोटे लेवल के मुद्दे होंगे उतना आसान होगा। अब एमएलए के चुनाव में हरामखोर लोग गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो सीमा पर ये काम कर दिया, हमने यह कर दिया, हमने मतलब 3 तलाक तोड़ दिया, हमने धारा फलानी तोड़ दी। मतलब वो झूठ बोलते रहते हैं। और गांव वाले बेचारे इतने भी नहीं पूछ सकते कि अरे भाई हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स पूरे नहीं है, उसमें क्या किया तुमने? हमारा सारा पानी खराब हो गया, यहाँ जमीन का अंडरग्राउंड पानी खत्म हो गया, नीचे चला गया, उसमें तुमने क्या किया? सारी जिंदगी की कमाई हमारे बिजली के बिलों में निकल जाती है, इसमें तुमने क्या किया? हमारे गांव में चिट्टा आ गया है, दूसरे नशे आ गए, इसमें तुमने क्या किया? ये ठेके 2-2 खोल दिए गांव के अड्डे पर, इसमें तुमने क्या किया? हमारे गांव में आने के लिए बस की सुविधा नहीं है, इसमें तुमने क्या किया? हमको अपनी गाड़ियों का तेल दिन रात फूकते रहना पड़ता है, इसमें तुमने क्या किया? बड़े बड़े रोड तुम बना रहे हो, हमारा लोकल रोड टूटा पड़ा है, इसमें तुमने क्या किया? रास्ते में सड़क पे 2 बच्चे एक्सीडेंट होकर के मर गए थे और इसलिए मरे क्योंकि रोड के ऊपर गड्ढा था, तो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? इसमें तुमने क्या किया? हमारे पशुओं का दूध खराब हो रहा है, जंगल उजड़ रहे हैं, हमारा ये सब कुछ उड़ रहा है, इसमें तुमने क्या किया? पेस्टिसाइड यूरिया से सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हम बीमार पड़े हैं, सारा परिवार बीमार पड़ा है, इसमें तुमने क्या किया? जो जबरदस्ती केमिकल हमको ठोका गया था, वो केमिकल ठोकने के बाद हमारा पूरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है, उसमें तुमने क्या किया? ये तो कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। कमाल की बात ये कि असली मुद्दा कोई पूछ नहीं रहा है उससे। अगर कोई पूछता है ना, हाँ, तो एक प्रॉब्लम आती है वहां पे। इनके साथ में 8-10 लोग रहते हैं,
अगर कोई भीड़ से कोई एक ना आदमी सबका उठ इलाज करेगा जनता सरकार मोर्चा, चिंता ना करो। अभी इन 8-10 लोगों का हम ही देखेंगे कि कौन कोई है ये। भीड़ से उठ के अगर कोई बोलता है ना सर, तो उसको वहीं पे उसकी आवाज को दबा दिया जाता है कि भाई तो बैठ जा, अभी ज्यादा देखिए, सवाल मत कर, पिटाई भी कर देते हैं इसीलिए सर, हम नेता देश, आजकल तो। इसलिए हम आवाम को जगा रहे हैं। एक बार सवाल पूछना सीखो, फिर कोई क्या है, अभी तो पूछने वाला कोई 1-2 है, एक एक गांव में 50-50 तैयार करेंगे हम पूछने वाले, फिर 8-10 क्या करेंगे? आजकल तो नेता पिटाई भी करवा देते हैं यहाँ तक की। तो नेता की पिटाई नहीं हो सकती क्या? होती है, तो अभी आने वाले टाइम में लेकिन देखना, सच्चाई है कि जिस नेता की जितनी गांव पिटाई में होती है, घुसना बैन, बोर्ड लगेगा गांव के अड्डे पर कि ये लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, इसका समाधान जिसके पास हो वो गांव में एंट्री कर जाना, वरना वोट मांगने के लिए आ गए तो जान माल के खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसी हालत कर देंगे हम। और सर यहाँ तक कि देखो हालत आज बहुत खराब है। एक बड़ा मेजर सवाल आता है निकल के, अगर राजनीति की बात करें तो कुछ किसान नेता हैं, उन्होंने इलेक्शंस लड़े और कहीं ना कहीं उनके मुद्दे ज़्यादा ग्राउंडेड थे। एक तरफ कोई राजनेता है जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है इलेक्शन, और जनता को पता भी है ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, फिर भी वो क्यों जीत रहा है? वो किसान नेता क्या नहीं समझा पा रहा लोगों को कि वो उसका साथ नहीं दे रहे? मुझे समाज में उतरे हुए फुल फ्लैज लगभग 8 साल हो गए। 8 साल की इस यात्रा में 2016 में निकला था, 9 साल होने के बाद 8-9 साल की इस यात्रा में मैं अगर किसी गांव में भाषण देने के लिए या उनको सब जगाने के लिए गया ना, मैं आज तक एक भी आदमी का फोन नंबर नहीं लेके आया। कोई आदमी मेरे से जुड़ना चाहता है ना तो शायद मेरे से कांटेक्ट ही ना कर पाए वो, क्योंकि मैं पूरा दिन अगले गांव को जगाने में लगा रहता हूँ। क्योंकि मुझे उस गांव से राजनीति नहीं करनी थी, मुझे अपनी बात करनी थी और मैं आगे निकल गया। मुझे उनसे कोई लाभ नहीं लेना था, वापस कुछ ले नहीं लेना था। जो किया मैंने करके उसके बदले मुझे कुछ लेना नहीं था, आज भी नहीं लेना है। जो समाज की सेवा करने वाला, इस तरह से काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसान नेता ही क्यों ना हो, वो वापस कुछ नहीं लेगा। जैसे हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र से आगे इधर शायद पेहवा से चुनाव लड़ा था गुरनाम सिंह चढ़ूने ने, ठीक है। उन्होंने वहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 600 एकड़ जमीन एक बार छुड़वाई थी गांव की, जो कब्जा हो रहा था। उस जमीन के मालिक अगर अपने जो तब से लेके आज तक जितना उन्होंने कमाया है उस जमीन से, जो छुड़वा के उन्होंने दी थी, अगर उसका 10% भी उनको फंडिंग कर देते, उनको मदद कर देते, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो एडवर्टाइजमेंट है या उनका जो प्रचार है वो इस लेवल पे होता। तो वो आज जमीन लोगों में पेनिट्रेट ज्यादा कर रहे होते। वो इस भलमानसी में रहते हैं कि हमने जो किया है जनता उसका हमें अपने आप रिवार्ड देगी। जबकि जो लोग हैं वो टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया में इस कदर उलझे हुए हैं कि उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई है, और जो सामने दिखाई दे रहा है उसी पे वो फोकस रखते हैं। तो टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चारों तरफ वो गुंडे दिखाई देते हैं, और जो असल नेता है वो नजर नहीं आ रहा है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ईवीएम के थ्रू पहले ही सेटिंग हो जाती है कि कौन जीतना है कौन हारना है। दूसरा कारण ये है। तो कोई आता रहे कोई जाता रहे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के लोग कभी भी नहीं जीत पाएंगे यदि वो लोग निकलेंगे जीतने के लिए और बदलने के लिए। इसलिए जनता सरकार मोर्चा में हमने तय किया है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव लड़वाने का तजुर्बा भी है। तो मैं आपके गांव से कैंडिडेट लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब इसके लिए गांव कैसे निकले। और अभी आप एक जिक्र करते हो एजेंडा 2030, अगर इसको संक्षेप में समझें, जनता इसको समझना चाहे, दर्शक समझना है कि एजेंडा 2030 है क्या, 2030 तक क्या हो जाएगा ऐसा? 2030 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें देश की जनता उनके ऊपर निर्भर हो और उनके कंट्रोल में हो। जनता का बोलना, जनता का चलना, जनता का खड़ा होना, जनता का खर्च करना, जनता की आमदनी, जनता की औलाद पैदा करना, जनता का कहीं जाना, जनता का कहीं आना, जनता का वोट करना, जनता का हर काम उनसे पूछकर हो और उनके नियंत्रण में हो। ये करने का ये प्रोपेगेंडा जो चला रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसके ऊपर एक वीडियो भी जारी की थी सन 17 में, जिसमें उन्होंने कहा था बाय 2030 वी विल इंश्योर टू मेक अ वर्ल्ड जिसमें
यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। वो पड़ी हुई है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी पड़ी हुई है अभी तक भी। और इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए हैं इन्होंने। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसका पर्पस क्या है कि वो दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं कि जैसे वो आपको कह रहे हैं कि जैसे पावर्टी को खत्म करना है उन्होंने। तो पावर्टी लाइन क्या है? पावर्टी लाइन है कि जिस आदमी के पास महीने के 22 रुपए, जो रोज का 22 रुपया जो कमाता है, उससे कम कमाता है, वो तो पावर्टी लाइन के नीचे है। 22 रुपए से ज्यादा कमाने वाला पावर्टी लाइन से ऊपर है। तो आपको रोज का 50 रुपए के हिसाब से पैसा दे देंगे। इसमें कह रहे हैं कि यूबीआई हम आपको देंगे। जैसे अभी आपका एल्गोरिदम तैयार हो रहा है, तो उस एल्गोरिदम में वो क्या कर रहे हैं, उस एल्गोरिदम के हिसाब से वो